नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की क्लास में। सबसे पहले तो आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर करे आप अपने जीवन में उन सभी सफलताओं को प्राप्त करें जिसके आप हकदार हैं। आज की क्लास में हम कुछ और रीतिबद्ध कवियों को देखेंगे और उनमें सबसे पहले हम पद्माकर को देख रहे हैं। पद्माकर का जन्म 1753 ईस्वी में सागर मध्य प्रदेश में हुआ था, लेकिन कुछ विद्वान इनका जन्म बांदा उत्तर प्रदेश भी मानते हैं। इनका निधन 1833 ईस्वी में हुआ था। इनके आश्रयदाता राजा थे सागर नरेश रघुनाथ राव अप्पा, दतिया नरेश महाराजा परीक्षित, जयपुर नरेश जगत सिंह, उदयपुर नरेश भीम सिंह और ग्वालियर नरेश दौलत राव सिंधिया। रचनाओं की बात करते हैं। इनकी रचना है हिम्मत बहादुर बिरुदावली, जो कि अनूप गिरी या हिम्मत बहादुर की प्रशंसा में रचित है और वीर रस की फड़कती हुई रचना है। विरुदावली का अर्थ विरुद्ध का अर्थ होता है यश या प्रशंसा। दूसरी इनकी रचना है पद्माभरण। यह एक अलंकार ग्रंथ है। जगत विनोद, जो कि जगत सिंह के आश्रय में रहकर लिखी गई और यह रीति ग्रंथ है। इसमें 6 अध्याय हैं जिन्हें प्रकरण कहा गया है। अध्यायों को इसमें प्रकरण कहा गया है और नायिका भेद व 9 रसों की विवेचना भी मिलती है। जगत सिंह की प्रशंसा भी इसमें की गई है। इसमें 731 छंद हैं। एक और इनकी रचना है प्रबोध पचासा, जिसमें भक्ति, नीति, ज्ञान और वैराग्य से संबंधित रचना है। यह गंगा लहरी, या इसमें गंगा की स्तुति की गई है, यानी गंगा की स्तुति से संबंधित पद हैं। अगली जो रचना है इनकी वो है राम रसायन, जिसमें वाल्मीकि रामायण के आधार पर दोहा चौपाई शैली में राम कथा का चित्रण किया गया है। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा, वाल्मीकि जो है शुद्ध अशुद्ध में पूछा जाने वाला शब्द है, जिसमें म में बड़ी ई और क में छोटी ई रहता है, यही शुद्ध है। इसको भी आप लोग साथ में देखते चलिएगा। एक और इनकी रचना है प्रताप सिंह बिरुदावली, कली 25 हितोपदेश का अनुवाद। इनके संबंध में आलोचकों के कथन देख लेते हैं। सबसे पहले शुक्ल जी का कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि पद्माकर लक्षण ग्रंथ लिखने वाले अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि शुक्ल जी के अनुसार लक्षण ग्रंथ लिखने वाले अंतिम प्रसिद्ध कवि कौन है, तो वो हो जाएंगे पद्माकर। अगला जो कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह जी का है। ये कहते हैं कि आचार्यत्व के साथ श्रेष्ठ कवि के रूप में पद्माकर की ख्याति रीतिकालीन कवियों में अलग ही दिखाई देती है। एक और कथन देखते हैं, शुक्ल जी का ही है एक और कथन। ये कहते हैं कि रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़कर और किसी कवि में मतिराम की सी चलती हुई भाषा और सरल भाव व्यंजना नहीं मिलती। शुक्ल जी का एक और कथन देखते हैं। शुक्ल जी के सारे कथन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इनका पूरा इतिहास ग्रंथ ही एक एक महत्वपूर्ण तथ्यों से भरा पड़ा है। ये कहते हैं कि मतिराम के रसराज के समान पद्माकर का जगत विनोद काव्य रसिकों और काव्य अभ्यासियों दोनों का कंठहार रहा है। शुक्ल जी का एक और कथन है कि इनकी भाषा में वह अनेक रूपता है जो एक बड़े कवि में होनी चाहिए। भाषा की ऐसी अनेक रूपता गोस्वामी तुलसीदास में दिखाई देती है। यहाँ पर वे गोस्वामी तुलसीदास से इनकी समानता कर रहे हैं। एक और कथन शुक्ल जी का देखते हैं। शुक्ल जी कहते हैं इनके बारे में कि भाषा की सब प्रकार की शक्तियों पर इस कवि का अधिकार दिखाई पड़ता है। तो ये थे पद्माकर। अगले जो कवि हैं वो है रसलीन। इनका समय 1699 ईस्वी से 1750 ईस्वी के बीच में पड़ता है और इनका जन्म स्थान बिलग्राम हरदोई उत्तर प्रदेश है। इनका मूल नाम सैयद गुलाम नबी था। मूल नाम याद रखिएगा, परीक्षाओं में मूल नाम पूछ लिया जाता है। तो इनका मूल नाम सैयद गुलाम नबी था। रचनाओं की बात करें तो इनकी रचना है अंग दर्पण। इनकी रचना है अंग दर्पण, जिसका समय है 1737 ईस्वी और रस प्रबोध, जिसका समय है 1742 ईस्वी। देखते हैं इसमें किस चीज़ का वर्णन है। अंग दर्पण, जिसका समय 1737 ईस्वी है, इसमें नक्सिक वर्णन से संबंधित यह रचना है। उपमा व उत्प्रेक्षा अलंकारों का चमत्कार पूर्ण वर्णन है और कुल 180 दोहे मिलते हैं। इस रचना में रसलीन ने कहा है कि ब्रज भाषा सीखनी रची, अर्थात मैंने इसकी रचना ब्रज भाषा सीखने के लिए की है।
इस रचना की प्रशंसा करते हुए रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है कि रीतिकाल में नक्सिक वर्णन से संबंधित जितनी भी रचनाएं लिखी गई उनमें से अंग दर्पण मौलिकता की दृष्टि से सबसे उल्लेखनीय रचना है। तो ये था रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन। इनकी अगली जो रचना है वो है रस प्रबोध, जो कि 1742 ईस्वी में है। इसमें 9 रसों की विवेचना की गई है। उक्ति वैचित्र एवं चमत्कार का प्रदर्शन है। चमत्कार प्रदर्शन पर अधिक बल दिया गया है और इसमें 1155 दोहे हैं, 1155 दोहे हैं, वो भी माता प्रसाद गुप्त के अनुसार। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का इसके बारे में एक कथन है। कहते हैं कि इनका यश रस विवेचन के कारण नहीं बल्कि मनोहर सूक्तियों एवं चित्ताकर्षण भाव योजनाओं के कारण है। इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां देख लेते हैं। पहली प्रसिद्ध पंक्ति है इनकी कि अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार जियत मरत झुकी झुकी परत जेहि चितवत एक बार। यह जो है अंग दर्पण रचना से ली गई यह पंक्ति है और बहुत ही प्रसिद्ध है। परीक्षाओं में पूछी जाती है कि यह पंक्ति किसकी है, तो यह रसलीन की पंक्ति है और इस पंक्ति में यथा संख्य अलंकार है। ध्यान रखिएगा, कभी कभी परीक्षाओं में जो है अलंकार पूछा जाता है, तो हमें साथ साथ में इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए कि किस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। इसमें यथासंख्य अलंकार है। यथासंख्य अलंकार होता है कि जिस क्रम में वस्तुओं का उल्लेख होता है उसी क्रम में उसके गुणों या कार्यों का उल्लेख होता है, तो वहाँ पर यथासंख्य अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर अमीय है तो अमीय यानी अमृत, तो अमृत का अर्थ होता है जीना और हलाहल यानी विष, विष से क्या होता है, इंसान मर जाता है, तो यहाँ पे विष का मतलब यहाँ पे हो जाएगा मरने से, मृत्यु, मरत। और वहीं पे मद भरे यानी नशा, और नशे में इंसान क्या होता है, झुक जाता है। तो यहाँ पे साथ ही साथ इन चीज़ों से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसका वर्णन हुआ है, तो यहाँ पे यथा संख्या अलंकार होगा। आगे बढ़ते हैं और एक और इनके बारे में एक विशेष तथ्य देख लेते हैं कि यह अच्छे सैनिक थे, सुयोग्य संगीतज्ञ थे एवं तीरंदाजी भी जानते थे। ये रामचैतोनी के युद्ध में मारे गए थे। अगले जो कवि हैं वो ग्वाल कवि हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करने में कंजूसी मत करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आपकी परीक्षा में बहुत सारी मदद मिलेगी। समय की बात करते हैं। ग्वाल कवि का समय है 1791 से 1868 ईस्वी। कहीं कहीं पर 1751 भी मिलता है, 1868 भी मिलता है। रचनाओं की बात कर लेते हैं। इनकी रचनाएं बहुत सारी हैं, जैसे कि भक्त भावन, रसिकानंद, रसरंग, कृष्ण जू को नक्सिक, ये इंपॉर्टेंट है, कृष्ण जू को नक्सिक, दूषण दर्पण, राधा माधव मिलन, राधाष्टक, कवि हृदय विनोद, कवि दर्पण, नेह निर्वाण, वंशी वीसा, कुब्जाष्टक, सट ऋतुवर्णन, अलंकार ब्रह्मभंजन, रसरूप, दृग शतक, बलबीर विनोद, निम्बार्क स्वाम्यष्टयाम, इश्क लहर दरियाव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्वाल कवि की, इश्क लहर दरियाव पूछा जा चुका है। प्रस्तर प्रकाश, हमीर हठ, विजय विनोद और रूपचासा, ये इनकी 23 रचनाएं हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारी याद तो नहीं हो सकती, लेकिन कई बार पढ़ने पे जब परीक्षा में सामने आएंगी तो अपने आप वो ध्यान आ जाता है, तो सबको याद रखिएगा, कई बार पढ़िएगा। इनके बारे में विशेष तथ्य देखते हैं। रसरंग को रीतिकाल की अंतिम रचना माना जाता है। ग्वाल कवि रीतिकाल के अंतिम कवि माने जाते हैं। भक्त भावन सबसे बड़ी इनकी मुक्तक रचना है और इश्क लहर दरिया एकमात्र प्रबंधात्मक रचना है। शेष सभी रचनाएं जो हैं इनकी मुक्तक रचना है। आगे बढ़ते हैं और रीतिबद्ध कवियों में अगले जो कवि हैं वो हैं बेनी प्रवीण। इनका समय 19वीं शताब्दी है और इनकी रचनाएं हैं नौरस तरंग, जो कि 1817 ईस्वी में है और यह एकमात्र उपलब्ध रचना है। और रचनाएं हैं नाना राव प्रकाश और श्रृंगार भूषण, जो कि वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। नौरस तरंग में सभी रसों की विवेचना करते हुए श्रृंगार को रसराज सिद्ध किया गया है। तो ये थे बेनी प्रवीण। अगले जो कवि हैं वो हैं सुखदेव मिश्र। इनका जन्म 1633 ईस्वी में हुआ था और इनका निधन 1703 ईस्वी में हुआ था। रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाएं हैं वृत्त विचार, अध्यात्म प्रकाश, छंद विचार, रसाड़व, रस रत्नाकर, फाजिल अली प्रकाश, ये इंपॉर्टेंट है, फाजिल अली प्रकाश,
ध्यान रखिएगा। और श्रृंगार लता, इसमें सभी रसों की विवेचना की गई है। लक्षण दोहा तथा उदाहरण सवैया छंद में है। अगले जो रीतिबद्ध कवि हैं वो है महाराजा राम सिंह। इनका समय 18वीं शताब्दी है और इनकी रचनाएं हैं रस शिरोमणि, अलंकार दर्पण, जुगल विलास और रनिवास। इन्होंने रस के आधार पर काव्य की निम्नलिखित 3 श्रेणियां मानी है। ये ध्यान रखने वाली बात है। वो है अभिमुख, विमुख और परामुख। तो प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किस रीतिबद्ध कवि ने काव्य की 3 श्रेणियां बताई हैं, अभिमुख, विमुख और परामुख। तो वो हो जाएंगे महाराजा राम सिंह। तो इस तथ्य को आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगले जो कवि हैं वो है चंद्रशेखर वाजपेयी। आज हम सभी रीतिबद्ध कवियों को पढ़ लेंगे जिनसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगली क्लास में हम रीति सिद्ध कवियों को देखेंगे। क्लास को पूरा देखिएगा और इससे जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं इसमें उसको आप लोग नोट करिएगा। रीतिकाल की एक प्रैक्टिस सेट भी मैं आप लोगों को करा दूंगी। रीतिकाल बहुत लंबा है तो 2-3 प्रैक्टिस सेट इसके हल कर लेंगे तो सही रहेगा। चलिए देखते हैं चंद्रशेखर वाजपेयी को। इनका जन्म 1798 ईस्वी है। निधन इनका 1885 ईस्वी है। इनकी रचनाएं हैं हमीर हठ, नखशिख, वृंदावन शतक, ताजक, गुरु पंचाशिका, माधवी बसंत, हरिमानस विलास। इसका नाम हरि नाम विलास भी मिलता है। और रसिक विनोद। ये चंद्रशेखर वाजपेयी की रचनाएं हैं। अगले जो कवि हैं वो है कालिदास त्रिवेदी। बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका समय 17वीं शताब्दी है और इनकी रचना है कालिदास हजारा, वार वधु विनोद, राधा माधव बुद्ध मिलन। ये जो कालिदास हजारा है इसी के आधार पर जो है शिव सिंह सरोज लिखा गया था। हिंदी साहित्य का हिंदी में लिखा पहला इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज जो है वो इसी के आधार पर लिखा गया था, कालिदास हजारा के। इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हो जाते हैं और इनकी रचना भी ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं अगले कवि को, वो है गोप कवि। इनकी रचना है रामालंकार, रामचंद्र भूषण, रामचंद्राभरण। ये तीनों जो हैं अलंकार ग्रंथ हैं, यानी इसमें अलंकारों की विवेचना है। एक और कवि हैं कृष्णदेव भट्ट ऋषि। इनकी रचनाएं हैं श्रृंगार रस माधुरी। इसमें 16 सर्ग हैं जिन्हें स्वाद कहा गया है। ध्यान रखिएगा जो सर्गों के नाम है वो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तो इसमें जो है इसको स्वाद कहा गया है। दूसरी इनकी रचना है अलंकार कलानिधि। आगे देखते हैं रघुनाथ बंदीजन को। इनका समय 18वीं शताब्दी है। इनकी रचना है रसिक मोहन जिसका समय 1739 है। काव्य कलाधर 1745 ईस्वी, जगत मोहन 1750 ईस्वी। इतने इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़ना अच्छी बात होती है। आगे देखते हैं सेवादास। इनकी रचनाएं हैं नखशिख, रस दर्पण, गीता महात्म्य, अलबेले लालजू को नखशिख बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, राधा सुधा शतक और रघुनाथ अलंकार। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रीतिकाल के एक और महत्वपूर्ण कवि मतीराम को जो कि भूषण के भाई थे। इनका जन्म 1603 ईस्वी में हुआ था विश्वनाथ त्रिपाठी के अनुसार और इनका जन्म 1604 ईस्वी में हुआ था डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। इनका निधन 1701 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान है तिकवापुर कानपुर। ये केवल श्रृंगार रस निरूपक आचार्य माने जाते हैं, यद्यपि इन्होंने ललित ललाम में 100 अलंकारों की विवेचना भी की है। रचनाओं की बात कर लेते हैं। इनकी रचनाएं हैं फूल मंजरी जो कि जहांगीर के आश्रय में लिखी गई थी। ललित ललाम जो है भाव सिंह के आश्रय में लिखी गई थी। अलंकार पंचाशिका ज्ञानचंद के आश्रय में लिखी गई थी। रसराज ज्ञानचंद के आश्रय में लिखी गई थी। मतीराम सतसई भोगनाथ के आश्रय में लिखी गई थी और वृत्त कौमुदी स्वरूप सिंह के आश्रय में लिखी गई थी। सभी रचनाओं के आश्रयों को ध्यान दीजिएगा कि किसके आश्रय में लिखी गई थी। परीक्षा में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं साहित्य सार, लक्षण श्रृंगार और छंद सार संग्रह। अब सभी रचनाओं के बारे में कुछ तथ्यों को जान लेते हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे इनकी रचना है फूल मंजरी जिसका समय 1619 ईस्वी है। यह इनकी प्रथम रचना मानी जाती है जो जहांगीर के आश्रय में रहकर इन्होंने लिखी थी और इस रचना के प्रत्येक दोहे में एक फूल का नाम है जिसके श्लेषार्थ से नायिका का नाम भी मिलता है, यानी उसके अलग अर्थ से नायिका का नाम भी मिलता है। रसराज जो
और इनकी रचना है उसका समय 1633 से 1643 ईस्वी के बीच माना जाता है और इसमें श्रृंगार रस एवं नायिका भेद का चित्रण मिलता है। ललित ललाम का समय 1663 ईस्वी के लगभग पड़ता है और इसकी रचना अप्पय दीक्षित की रचना कुवलयानंद के आधार पर हुई है और इसमें 100 अलंकारों की विवेचना है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि ललित ललाम में कितने अलंकारों की विवेचना की गई है, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 अलंकारों की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनके बारे में कुछ विद्वानों के कथन देख लेते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के कथन देखेंगे। ये कहते हैं कि रसराज और ललित ललाम में लक्षण और उदाहरणों के बहाने कविता लिखी गई है, पर भावों का ऐसा सरस चित्रण दुर्लभ है। ब्रजभाषा काव्य में ऐसी अकृत्रिम सरसता बहुत कम कवि ला सके हैं। रीति ग्रंथ लिखने के बहाने मतीराम वस्तुतः सरस काव्य रच रहे थे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन है, इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक और कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ये कहते हैं कि दोनों भाइयों, कौन दोनों भाइयों, मतीराम और भूषण की भाषा, भाव, प्रकृति सब में अद्भुत अंतर है। मतीराम भाषा की नाड़ी पहचानते हैं। भाषा के सहज प्रभाव और प्रभावों के अनाडंबर प्रकाशन में मतीराम के साथ बहुत थोड़े कवियों की तुलना की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं और रामचंद्र शुक्ल जी के कथन देखते हैं। कहते हैं कि रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़कर और किसी कवि में मतीराम किसी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती। एक और इनका कथन है, कहते हैं कि इनका सच्चा कवि हृदय था। छोटा सा कथन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक और कथन है इन्हीं का, शुक्ल जी का ही। कहते हैं कि नायिका के विरह ताप को लेकर बिहारी के समान इन्होंने मजाक नहीं किया है। इनके भाव व्यंजक व्यापारों की श्रृंखला सीधी और सरल है, बिहारी के समान चक्करदार नहीं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। इनका एक और कथन देखते हैं शुक्ल जी का। ये कहते हैं कि भाषा के समान ही न तो भाव कृत्रिम है और न अनेक व्यंजक व्यापार और चेष्टाएं। एक और कथन है इनका कि मतीराम की सी रस स्निग्ध और प्रसादपूर्ण भाषा रीति काल का अनुसरण करने वालों में बहुत ही कम मिलती है। इन्हीं के संबंध में यानी मतीराम के संबंध में विश्वनाथ त्रिपाठी के कथन देखते हैं। ये कहते हैं कि मतीराम रीति काल में भाषा की प्रवाहमयता और भाव की सहजता के प्रतिमान हैं। एक और कथन है, कहते हैं कि वे रीति काल में व्याप्त चमत्कारिकता से लगभग अछूते रचनाकार हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुलपति मिश्र जी को। इनका रचना काल 1667 ईस्वी से 1686 ईस्वी के बीच में पड़ता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, और ये बिहारी के भांजे माने गए हैं। इनके आश्रयदाता राजा थे विष्णु सिंह और जयपुर के शासक राम सिंह। रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाएं हैं रस रहस्य, जिसका समय है 1670 ईस्वी। उसके बाद इनकी रचना है संग्राम सार, दुर्गा भा जो कि दुर्गा सप्तशती का अनुवाद है, युक्ति तरंगिणी, मुक्ति तरंगिणी और नक्शिक। रस रहस्य जो कि 1670 ईस्वी में है, यह एक काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है और इसकी रचना जयपुर के शासक राम सिंह के आश्रय में हुई थी। नायिका भेद को छोड़कर सभी काव्यांगों की विवेचना इसमें मिलती है और इसकी रचना मम्मट के काव्य प्रकाश के आधार पर हुई है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि रस रहस्य की रचना किसके आधार पर हुई है, तो वो हो जाएगा मम्मट के काव्य प्रकाश के आधार पर। विवेचना के लिए पद्य के साथ गद्य का भी प्रयोग हुआ है और शुक्ल ने इसे मम्मट के काव्य प्रकाश का छाया अनुवाद माना है। एक और इनकी रचना है संग्राम सार जो कि महाभारत के द्रोण पर्व का अनुवाद है। अगले जो रीतिबद्ध कवि हैं वो है जसवंत सिंह। इनका समय 1627 से 1629 ईस्वी के बीच है इनका रचना काल। रचनाओं की बात करें तो इनकी रचना है भाषा भूषण जो कि एक अलंकार ग्रंथ है और इसमें 212 दोहे हैं, 5 अध्याय हैं। अध्यायों को क्या कहा गया है? प्रकाश। उसके बाद इनकी रचना है अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभाव प्रकाश, सिद्धांत बोध और सिद्धांत सार। इनके बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। ये कहते हैं कि 19वीं सदी के अंत तक भाषा भूषण अलंकार जिज्ञासु हिंदी कवियों के पठन पाठन का ग्रंथ रहा है। इसके सामने लोकप्रिय ग्रंथ केवल भिखारी दास का काव्य निर्णय हो सकता है।
वहीं शुक्ल जी का कथन है कि जसवंत सिंह आचार्य की हैसियत से हिंदी में आए, कवि के रूप में नहीं। यह कथन पूछा जा चुका है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, याद करिएगा। शुक्ल जी का एक और कथन है इनके बारे में। ये कहते हैं कि इस ग्रंथ यानी भाषा भूषण को इन्होंने वास्तव में आचार्य के रूप में लिखा है, कवि के रूप में नहीं। अगले जो कवि हैं वो हैं सूरती मिश्र। इनकी रचना है अलंकार माला, रस रत्न माला, काव्य सिद्धांत, वेताल पचीसी, रस रत्नाकर, श्रृंगार सागर और भक्ति विनोद। तो आज की क्लास में बस इतना ही देखेंगे। जाते जाते आप सभी को फिर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को जीवन में ढेर सारी सफलताएं प्राप्त हों। अगली क्लास में हम रीति सिद्ध कवियों को देखने वाले हैं, तो उस क्लास को भी ज्वाइन करिएगा। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।